हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेसन में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 4 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स, यह उड़ीसा में शुरू हुई है। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश और पैरा एथलीट्स प्रवीण कुमार, इन 4 लोगों को वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो 32 खिलाड़ियों को फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम दिया गया है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसको आयोजित किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, यह 3 जनवरी से शुरू हुआ है और यह 6 जनवरी यानी आज के दिन तक इसको आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है। तो यह एयर इंडिया बनी है। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में वाव थराद को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है। तो गुजरात राज्य का अभी हाल ही में वाव थराद को नया जिला घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है। 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत की है। किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। तो यमन देश में निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसे मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची ने ओपन खिताब साझा किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 3 जनवरी को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डॉक्टर सत्यनारायण सावंत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSC के नए अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण सावंत की नियुक्ति की। और जुलाई 2024 में प्रवीण कुमार ने अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था और अब डॉक्टर SN सावंत इस पद की कमान संभालेंगे। डॉक्टर सत्यनारायण सावंत फ्रेंड्स, यह 31 दिसंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक यानी DG पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह 1990 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं और उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। और IPS अधिकारी SN सावंत उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वह लखनऊ के IG जोन के अलावा उन्होंने कई जिलों में पुलिस कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है। वह अयोध्या और वाराणसी में ASP और आगरा, जालौन, मिर्जापुर और फतेहपुर में SP के तौर पर काम कर चुके हैं।
और फ्रेंड्स इनका कार्यकाल 14 मई सन 2029 तक प्रभावी रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। विपुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। मदन लोकुर आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष बने। बी राम सुब्रमण्यम यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर संदीप शाह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABL का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। भुवनेश कुमार यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी जम्मू मंडल। यह भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल होगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन या मंडल स्थापित करेगा। और फ्रेंड्स वर्तमान में भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन है और जब भारतीय रेलवे द्वारा अधिसूचित जारी की जाएगी तो जम्मू भारतीय रेलवे का 69वां मंडल होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हालांकि फ्रेंड्स भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है और लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी कॉरिडोर है। और इस विशाल नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने ऑपरेशन को फ्रेंड्स 19 क्षेत्रों में विभाजित किया है। यहाँ पे 17 नहीं रहेगा फ्रेंड्स, 19 रहेगा। और इन 19 जोन्स में उत्तरी रेलवे क्षेत्र यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है। और प्रस्तावित जम्मू डिवीजन के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीनस्थ होगा और इसे 742.1 किलोमीटर नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए इसे फार्मासिस्ट डिवीजन द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे जोन के मुख्यालयों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालेगांव है। पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता के गार्डर रीच में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई सेंट्रल है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कर्नाटक के हुगली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय राजस्थान जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता के पार्ट स्ट्रीट में है। और दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और कोंकण रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां पर की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फिर बी यानी गुजरात में देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत की तटरेखा और जल पक्षी गणना यह गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई है। और फिर बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और बात करें फ्रेंड्स वेडर पक्षी की, तो ये ऐसे पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर यह जीवित रहते हैं। और फ्रेंड्स क्रेन, सारस, शुबिल, आइबिल, बगुला और फ्लेमिंगो वेडर पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं।
अच्छा फ्रेंड्स, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात में भारत का पहला समुद्री अभयारण्य सन 1980 में और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। और यह जामनगर जिले के उत्तरी तट और कच्छ के दक्षिणी तट पर स्थित 42 उष्णकटिबंधीय द्वीपों का एक द्वीप समूह है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है और समुद्री अभयारण्य का क्षेत्रफल 458 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेजस और तारा, यह दोनों खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 13 जनवरी से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 के शुभंकर तेजस और तारा हैं। ये शुभंकर खेल की गति, सफलता और टीम वर्क की खासियतों को दर्शाते हैं, जिसमें फ्रेंड तेजस यह और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि तारा मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। और टीम की बात करें फ्रेंड्स, तो 6 महाद्वीपों से 24 टीमें, जिसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियां शामिल है। और भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना, केन्या, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग लेने वाले देश हैं। और इस टूर्नामेंट के अगर उद्देश्य की बात करें, तो टूर्नामेंट का उद्देश्य खो खो की वैश्विक दृश्यता को बढ़ाना और दुनिया भर के एथलीटों को प्रेरित करना इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। आप लोग यह भी जानते रहिए, 1996 में पहली बार खो खो की एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, जबकि 2010 से इंडोर मेट पर खेला जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब तक 15 खो खो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। और 38वें राष्ट्रीय खेल जो फ्रेंड 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाने हैं, उसका शुभंकर क्या है, तो मौली है। और टैगलाइन क्या है, तो संकल्प से शिखर तक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में विमेन्स हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बिहार के राजीव में किया गया। उसका शुभंकर क्या था, तो फ्रेंड्स गुड़िया उसका शुभंकर था। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। आइए इसको डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। और भारत ग्राम महोत्सव के आयोजक की बात करें फ्रेंड, यानी किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था, तो भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा इसको आयोजित किया गया। और इस महोत्सव का विषय क्या रहा, तो विकसित भारत 2024 के लिए एक ग्रामीण भारत का निर्माण, यह इसका विषय रहा। और इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या है, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, यह इस महोत्सव का आदर्श वाक्य है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था, तो विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और मास्टर क्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना इस महोत्सव का उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत में एक शीर्ष ग्रामीण वित्तीय संस्थान है। और इसकी स्थापना सन 1979 में रोनी शोक बी द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और 12 जुलाई 1982 को अपना व्यवसाय शुरू हुआ और यह 100% स्वामित्व वाली भारत सरकार के पास है। और फ्रेंड्स, इसके कुछ प्रमुख कारकों में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो समृद्ध हासिल करने के लिए सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से टिकाऊ और समान कृषि और ग्राम विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है,
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल जानते हैं। तो राष्ट्रीय सरस मेला यह 20 जनवरी से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर नगर पालिका स्टेडियम में आयोजित होगा। और कुटुम्बश्री मिशन द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को एकत्रित मंच पर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल होंगे, जिसमें से 200 केरल के होंगे, जो हस्त निर्मित वस्त्र, आभूषण और वस्त्र गृह सजावट का प्रदर्शन करेंगे। और यह स्व सहायता समूहों, पड़ोसी समूहों और कारीगरों को शहरी बाजारों तक पहुंचाने का मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। आइए डिटेल जानते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली। और फ्रेंड्स, इस ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैच खेले गए थे, जिसमें 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने और 1 टेस्ट मैच भारत ने जीता था और 1 मैच ड्रा हुआ था। और इस टूर्नामेंट में फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, जिसमें उन्होंने 5 मैचों में 32 विकेट लिया था, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और इस जीत के साथ ही फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025 के फाइनल यह फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जून 2025 में खेला जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी हम लोग जान लेते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम कैसे पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया। इसकी शुरुआत 1996-97 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अभी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टि संचार के साधन के रूप में प्राप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के महत्व के बारे में मनाया जाता है। और इस दिवस की अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाना, उनके लिए शिक्षा और करियर के अवसर सुनिश्चित करना और समाज में उनकी समान भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, इस दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कूपवेरे शहर में 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 5 जनवरी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, हर साल 5 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और यह दिन विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए एक अवसर प्रदान करता है। और इस दिवस की उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो पक्षियों के प्रति लोगों को प्रेम दिखाने के साथ उनके सुरक्षा व संरक्षण के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और इस दिवस की अगर थीम की बात करें फ्रेंड्स, यानी 2025 की इस दिवस की थीम क्या है? तो हमारे पंखों वाले की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा इस दिवस का? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए, यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो शोर भले ही विश्व में शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और इस दिवस की विषय या थीम क्या थी? तो समग्र कल्याण मन, शरीर और आत्मा है, जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के महत्व पर जोर देकर समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है, यह इस दिवस की थीम है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है।
आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।